राजा, किसान और नगर, इस पाठ के 5वें पार्ट पर हैं हम। अभी हम जानेंगे सिक्के और राजा के बारे में। सिक्कों का प्रचलन काफ़ी पहले शुरू हो चुका था और सिक्कों के प्रचलन से विनिमय काफ़ी आसान हो गया था। विनिमय का मतलब है लेन देन, क्योंकि पहले सामान के बदले में सामान ही ले सकते थे, लेकिन समय के साथ साथ जब सिक्के प्रचलन में आए तो बहुत कुछ चेंज हो गया। यानी कि बड़े व्यापारी अब सिक्कों से लेन देन कर सकते थे। सबसे पहले आहत सिक्के ढाले गए। आहत सिक्कों का मतलब होता है कि जिन्हें पीट कर बनाया गया हो, जिसके ऊपर जो आकृति बनाई गई है वो हथौड़े से बनाई गई हो। जब हम किसी चीज़ को हथौड़े से पीटते हैं तो उसे आहत करना कहते हैं। तो आहत सिक्के ढाले गए जो कि चांदी और तांबे के थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे जो, यानी कि शुरुआती जो सिक्के थे वो आहत सिक्के थे। मुद्रा शास्त्रियों ने सिक्कों से व्यापार के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। यानी कि जो मुद्रा शास्त्री हैं, मुद्रा शास्त्री अर्थात जो मुद्रा की बारे में अध्ययन करते हैं। मुद्रा यानी कि सिक्कों के बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं उन्हें मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये व्यापार में कितनी संभावना थी और किस किस क्षेत्र में इसकी संभावना थी। सिक्कों पर बने प्रतीकों को राजवंशों के प्रतीक से मिलाकर पहचानने की कोशिश की गई और पता किया गया कि किस राजा ने कौन सा सिक्का जारी किया था। तो जिस राजा ने जो सिक्का जारी किया होगा वो उनके लिखे हुए से या फिर उसके ऊपर जो चिन्ह अंकित किए गए थे उनसे पता चल सकता था। और ये भी संभव है कि सारे सिक्के राजा द्वारा ना जारी किए जाते हों। कुछ बड़े व्यापारी, अमीर लोग और बड़े बड़े जो संपत्ति धारक लोग होते हों वो सिक्के जारी करते हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। यानी कि जो शासकों की प्रतिमा उनके ऊपर छपी हुई थी सिक्कों के ऊपर और नाम लिखना, वो सबसे पहले हिंद यूनानी का मतलब जो लोग यूनान से आके हमारे इस क्षेत्र में, हिंदुस्तान के क्षेत्र में आकर बस गए थे और उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। उन लोगों ने सबसे पहले सिक्कों के ऊपर अपनी प्रतिमाएं छपवाईं और नाम लिखवाए, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। पूर्वोत्तर का मतलब जहाँ पर ये हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है, या अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो इस साइड के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर आना आसान था क्योंकि इधर हिमालय पर्वत है और दूसरी साइड जो है वहीं से आया जा सकता था। इसलिए जो भी वहाँ पर हमारे देश के अंदर जितने भी लोग एंटर हुए हैं शासक बनने के लिए, जिन्होंने भी युद्ध किए हैं वो इसी साइड से किए हैं। तो पूर्वोत्तर में आके जो यूनानी शासक आकर बसे उन्होंने सबसे पहले ऐसे सिक्के बनाए थे जिनके ऊपर उनकी प्रतिमाएं बनी हुई थीं और नाम भी लिखे हुए थे। ये देखिए, ये उसी समय का मानचित्र है और इसके अंदर ये जो क्षेत्र है ये पूर्वोत्तर कहलाएगा। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन यानी कि उस समय के जो रोमन सम्राट थे और उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे और ईरान के जो पार्थियन शासक थे उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बिल्कुल समान थे। यानी कि उनका वजन और आकार बिल्कुल रोमन सम्राटों और ईरानी शासकों के सिक्कों के जैसा था। उत्तर और मध्य भारत से ऐसे सिक्के मिले हैं, यानी कि उत्तर भारत में और मध्य भारत में भी इनका प्रचलन था, यानी कि वहाँ से भी व्यापार होता था। दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से भी बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं।
दक्षिण भारत तक, यानी कि इनसे जो लेन देन होते थे वो दक्षिण भारत तक भी थे, यानी कि मध्य भारत, दक्षिण भारत। जब मध्य भारत है तो उसके बाद दक्षिण भारत भी जा सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर भी सिक्के मिले हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे, ये भी एक वंश था राजाओं का। तो पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे प्रथम शताब्दी ईस्वी, यानी कि देखिए पहले ईस्वी पूर्व की बात हो रही थी, यहाँ पे जहाँ भी बात हुई है वो ईस्वी, ये प्रथम शताब्दी वाली जो बात है, यानी कि ये प्रथम शताब्दी में जो सिक्के कुषाण वंश के लोगों ने, राजाओं ने जारी किए थे। इसी तरह से अब पंजाब में जो योद्धे थे उन्होंने भी लगभग इसी टाइम पर अपने सिक्के जारी किए थे। ये योद्धे जो थे कबायली गणराज्य थे। कबायली मतलब इनका कबायली का अर्थ है जिसमें राज्य को सार्वजनिक मामला समझा जाता है, ना कि शासकों की निजी संपत्ति या निजी संस्था। यानी कि जिस तरह से राजा पूरे राज्य को अपना समझता है, वहाँ कुछ भी कर सकता है, गणराज्य जो कबायली गणराज्य थे उनमें ऐसा नहीं था। सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने भी जारी किए थे, और शुरू के इनके जो सिक्के थे सोने के वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी के थे, यानी कि बहुत ही शुद्ध सोने के सिक्के थे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन नहीं, सबसे पहले कुषाण शासकों ने किए थे, गुप्त शासकों ने बाद में किए। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। उसका कारण हो सकता है कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया हो, या फिर रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती या फिर व्यापार में कमी आ गई हो सकता है इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा हो। यानी कि कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक संकट में भी हो सकता है, और जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो वहाँ से व्यापार कम होने लगा हो, ये भी कारण हो सकता है। या फिर देखिए चेंजेस आते हैं तो उसी तरह के चेंजेस आए हों, नए नए नगर बनने लगे हों, नए नए सिस्टम तैयार होने लगे हों। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, सिक्कों का प्रयोग तो होता रहा। अभिलेखों में और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख मिलता है, इसका मतलब सिक्के तो प्रयोग में आ रहे थे, लेकिन हो सकता है उसका कारण ये रहा हो कि सिक्के जो थे वो प्रचलन में ज़्यादा थे, लोग उन्हें संग्रह करके नहीं रख रहे थे, क्योंकि हमें तो वही चीज़ मिलेगी ना खुदाई में जो संग्रह करके रखी गई हो। जो चीज़ प्रचलन में है वो प्रचलन में ही रहेगी और आगे चलती रहेगी। तो इस तरह से कई कारण हो सकते हैं कि जो है बाद में छठी शताब्दी के बाद से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे। अब हमने देखा कि अभिलेखों का जो अर्थ हमें पता चला, उससे बहुत सारी जानकारी मिली है, इतिहास को समझने में मदद मिली है, राजाओं के बारे में जानकारी मिली है। तो अभिलेखों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। तो इसके बारे में जानते हैं। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, बंगाली और देवनागरी लिपि का अध्ययन किया गया और प्राचीन लिपि से तुलना की गई, तब उनको पढ़ा जा सका। और जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में ये सफलता प्राप्त की। यानी कि देखिए इन्होंने बहुत कोशिशें की, तब इन्होंने बंगाली और देवनागरी लिपि का कंपैरिजन किया, उनके लेटर्स को मिलाने की कोशिश की, अक्षर मिलाए गए। फिर उसके बाद जो प्राचीन लिपि मिली थी, ब्राह्मी लिपि जो थी, उसके साथ तुलना की, और फिर बहुत मेहनत के साथ इन्होंने इन शब्दों को या इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि के साथ थोड़ा अलग सीन था। वो ये था कि यूनानी शासक जो थे वो जो सिक्के जारी करते थे, हमने पढ़ा था ना, यूनानी शासकों ने शुरुआत की थी उसके ऊपर चित्र अंकित करने की और नाम लिखने की। तो उन्होंने ये काम भी किया, यूनानी भाषा में भी लिखा और खरोष्ठी में भी लिखा। दोनों लिपियों में लिखा होने की वजह से थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि जो लोग यूनानी भाषा जानते थे उनकी मदद से खरोष्ठी पढ़ने में भी मदद मिल गई। क्योंकि जो बात
खरोष्टी में लिखी थी वही यूनानी में लिखी थी, इसलिए खरोष्टी भाषा को पढ़ना आसान हो गया। आपने देखा होगा नोट के ऊपर जो बात इंग्लिश में लिखी होती है वही हिंदी में लिखी होती है। आइए कुछ सिक्के भी देख लेते हैं। ये आहत सिक्का है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये अलग से छाप के बनाया गया है। इसे आहत करके बनाया गया, यानी कि कोई मोहर होगी या कुछ होगा हार्ड चीज़, उसको फिर इसके ऊपर छापा गया है। ये देखिए, ये यौधेय वंश द्वारा चलाया गया सिक्का था। और ये हैं गुप्त वंश द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के। आप ये देख सकते हैं, ये पीले नज़र आ रहे हैं और ये बताए जाते हैं कि ये सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के अब तक के सिक्कों में पाए गए हैं। यानी कि कुषाण वंश ने सिक्के जारी किए सबसे पहले, सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए, लेकिन सबसे शुद्ध गुप्त वंश के सोने के सिक्के पाए गए हैं। ये देखिए, ये एक अभिलेख है जो अशोक द्वारा लिखवाया गया है ब्राह्मी लिपि का। यहाँ देखिए, ये ब्राह्मी लिपि और ये देवनागरी लिपि का कंपैरिजन। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों को पढ़ने के लिए प्रयास किए और उन्होंने देखा कि कहीं पर भी अशोक नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि अशोक के लिए देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी कि देखने में सुंदर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हुई हैं। अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय शैली और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है, यानी कि अलग अलग जगहों से अभिलेख जो मिले हैं उनमें बहुत कुछ समानता है। विषय सेम है, शैली यानी कि लिखने का तरीका, भाषा समान है, और ये सब जाना है पुरालिपि विज्ञान में। यानी कि जो लोग पुरानी लिपि का लिखने की जो शैली होती है उसे लिपि कहा जाता है, तो पुरानी जो लिखने की शैली है उसका जो अध्ययन किया है वो बताते हैं कि ये अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेख ही हैं, क्योंकि उनमें सारी चीज़ें समान हैं। अभी हम अभिलेख के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अभिलेख से बहुत मदद मिली है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई कमी नहीं है। अभिलेख की भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे कि कई बार जो अभिलेख लिखे होते हैं वो हल्के उत्कीर्ण होते हैं, यानी कि वो गहरे लिखे हुए नहीं होते हैं, तो उन्हें पढ़ पाना आसान नहीं होता या बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार अभिलेख नष्ट हो गए हैं या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कई बार अक्षर लुप्त हो जाते हैं, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है या हल्का लिखा हुआ है या पत्थर का कोई टुकड़ा हिस्सा टूट गया तो वहाँ से अक्षर भी गायब हो सकते हैं। और भाषा की वजह से वास्तविक अर्थ निकालना बहुत मुश्किल काम है, यानी कि कई बार उसका वास्तविक अर्थ जो निकाला गया है वो सही है या नहीं है ये भी नहीं पता होता। दैनिक प्रक्रियाओं और रोज़मर्रा की घटनाओं के बारे में कोई उल्लेख इनसे प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से अभिलेख की कुछ साक्ष्य सीमाएं हैं, यानी कि कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से हम अभिलेख को सबसे अच्छा साक्ष्य नहीं मान सकते। आइए बच्चों, बहुत लंबा चैप्टर हो गया, शॉर्ट में इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने बहुत लंबे पीरियड को छोड़ के उसके बाद से पढ़ना शुरू किया है, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से पढ़ना शुरू किया है। तो बीच के जो 1500 वर्ष हैं उसमें ऋग्वेद की रचना हुई। बाकी ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें ज्ञात नहीं है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा, उसका अर्थ निकाला। फिर हमने 16 जनपदों के बारे में पढ़ा, उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्मशास्त्रों की रचना की गई, जिनमें से सभी जितने भी धर्मशास्त्र लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। मनुस्मृति भी इसी समय में लिखी गई है। मगध
मगध एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य रहा है और इसके बहुत ज़्यादा पनपने के या इसके विकास के जो कारण थे, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुआ, इसके कई कारण हैं। यानी कि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो ये सुरक्षित है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है इसलिए यहाँ पर व्यापार ज़्यादा हुआ, सिंचाई के लिए नदियाँ हैं तो व्यापार के लिए आवागमन आसान हो गया, जल यातायात और थल यातायात दोनों ही वहाँ से होते थे। इसके अलावा लोहे की खानों ने भी बहुत मदद की क्योंकि लोहा इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता था जिससे कि ये हथियार बना सकते थे और हथियारों से सेना मजबूत होती है। और जंगलों में जो पहाड़ियाँ थी वहाँ जंगल थे, वहाँ पर हाथी आसानी से मिल जाते थे तो इनकी सेना में हाथी थे, तो हाथी होने की वजह से इनकी सेना और ज़्यादा मजबूत हो जाती थी। तो इसलिए ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये लोग मतलब मगध जो है एक प्रसिद्ध राज्य रहा और बहुत ही समृद्ध राज्य रहा। इसके अलावा हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य के बारे में। 321 में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे स्थापित किया। इनके गुरु थे चाणक्य और जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। उनकी मदद से इन्होंने नंद वंश को समाप्त कर दिया और उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी सेना का गठन किया और इनका जो साम्राज्य था पूर्वोत्तर में अफ़गानिस्तान से लेके और दक्षिण में तमिलनाडु तक पहुंच गया था। यानी कि इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और इनके पुत्र थे अशोक। अशोक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा रहे हैं इस वंश के, मौर्य वंश के, और इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। पहले भी प्रयास किए गए थे लेकिन कलिंग जो है बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, इसको जीत पाना किसी के लिए संभव नहीं हो पाया था। अशोक ने भी इसे आसानी से नहीं जीता, लेकिन जब उसे जीत लिया तब उन्हें एहसास हुआ कि ये मैंने मतलब युद्ध जो है वो बहुत ही त्रासदी लाता है। लोग जो है बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत सारे परिवार उजड़ जाते हैं। यानी कि जो कुछ भी उन्होंने देखा वो बहुत दुखी हुए उसको देख के। तो इसलिए इन्होंने उसके बाद यह प्रण लिया कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया, यानी कि अब ये बुद्ध के अनुयायी हो गए और इसके बाद इन्होंने प्रयास किया बुद्ध धर्म को प्रचारित करने का। और उसके बाद अपने पुत्र को भी इन्होंने दूसरे देशों में भेजा और बाकी लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को भी इन्होंने दूसरे देशों में भेजा जिससे कि वो बौद्ध धर्म का वहाँ पर प्रचार कर सकें। और मौर्य साम्राज्य के जो स्रोत हैं वो मिलते हैं बुद्ध की जो ग्रंथ हैं उनसे मिलते हैं, या फिर जो कहानियाँ हैं, जातक कथाएं, उनसे पता चलता है। जैन ग्रंथों से भी पता चलता है अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। अभिलेखों से बहुत कुछ जानकारी मिलती है, सिक्कों से भी जानकारी मिली है। मंदिर, मठ और इंडिका जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी उसमें भी बहुत सारी जानकारी मिली है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया। इसी तरह से मुद्रा राक्षस जो एक नाटक था उसके द्वारा भी पता चलता है। यहाँ अभी हम मौर्य साम्राज्य की ही बात कर रहे हैं, जो साम्राज्य की राजधानी थी। और एक तो साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र और प्रांतीय राजधानियाँ भी थीं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और केंद्रीय सरकार नियंत्रण था, यानी कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर केंद्रीय राजधानी जो है वो दिल्ली है, बाकी हर राज्य है वो अपना अपना देखता है अपने राज्यों को और उसके लिए डिसीज़न लेता है। इसी तरह से यहाँ पर जो था वो केंद्र सरकार थी, यहाँ पर उसका सब पर नियंत्रण था। यानी कि एक तो जो थी वो पूरे साम्राज्य की राजधानी थी और बाकी जो थी वो प्रांतीय राजधानियाँ थीं और पूरे देश को देखने में मदद करती थी। मैंने आपको चित्र में भी दिखाया था, यानी कि मैप में भी दिखाया था कि किस तरह से इन्होंने उत्तरी भाग में, मध्य भाग में और दक्षिण में और पूर्व की तरफ तोसली में राजधानियाँ बना रखी थी, प्रांतीय राजधानियाँ थी, जिससे कि वो पूरे प्रशासन देखा जा सके हर जगह का। जो मौर्य प्रशासन था वो केंद्रीय प्रशासन था, यानी कि केंद्र ही सब कुछ होता था।
अधिकारियों के कार्यों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे जो थे वो कार्य उसी तरह से थे जैसे कि आज की डेट में हमारे यहाँ पर अधिकारी होते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी होता है आईएएस होता है, आपने सुना होगा आईएएस अधिकारी है वो। तो सबसे ऊंची जो पोस्ट होती है सरकारी वो आईएएस की ही होती है। उसके बाद उसके नीचे भी अधिकारी होते हैं, उसके उन अधिकारियों के नीचे भी लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कई जो है मतलब स्तर थे। उन स्तरों पर अलग अलग तरह के अधिकारी थे। सबसे बड़े जो अधिकारी होते थे वो मंत्री होते थे। मंत्रियों में भी जो उच्च पदाधिकारी होते थे उनको मंत्री कहा जाता था, और जो दूसरे होते थे वो अमात्य कहलाते थे। वो इनके अंडर में काम को देखते थे, यानी कि ये जो होते थे डायरेक्ट राजा के कांटेक्ट में होते थे। जो अमात्य होते थे जो काम होना है उस काम को देखने का काम करते थे। जैसे हमारे यहाँ होते हैं मंत्री होते हैं, वो रूल्स जो प्रधानमंत्री जी होते हैं उनसे उनके द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनको फॉलो करने के लिए इनको बोलते हैं, उन्हें फॉलो करवाते हैं आईएएस अधिकारी। और ज़मीनी काम को देखने का काम ये करते हैं, यानी कि इनके नीचे के अधिकारी करते हैं और उस पर नज़र ये रखते हैं। तो इसी तरह से जो अमात्य होते थे वो ऊंचे अधिकारी हुआ करते थे। और ये जो प्रांतीय प्रशासन थे ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तक्षशिला जो पूर्वोत्तर में है, उज्जैनी जो लगभग मध्य में है, स्वर्णगिरी दक्षिण में है, और तोसली जो है वो पूर्व की तरफ है ना, उड़ीसा में। और ये तो केंद्रीय था ही पाटलिपुत्र। और यहाँ तो राजा रहता था, लेकिन ये बाकी जो प्रांतीय जो क्षेत्र थे प्रशासन देखना होता था वो इस परिवार के, यानी कि जो राज्य के राजा के जो बेटे होते थे वो यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका में होते थे। राज्यपाल जो है जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भी राज्यपाल होता है हर राज्य का, और उसके नीचे मुख्यमंत्री होता है। तो इसी तरह से जो राजकुमार होते थे वो राज्यपाल की भूमिका में होते थे, और बाकी सारे जो काम होते थे वो अन्य लोग देखा करते थे। स्थानीय प्रशासन देखने के लिए भी लोग हुआ करते थे, यानी कि देखिए ये तो बड़े ऊंचे पदों वाली बात हो गई। ये जो है उच्च पदों पर होते हैं, ये हर जगह नहीं जा सकते, इनके नीचे भी लोग काम करते हैं। तो अलग अलग जगह इतना बड़ा क्षेत्र था, इतना बड़ा साम्राज्य था, तो स्थानीय प्रशासन होते थे। और जो जनपद होते थे, यानी कि देखिए महाजनपद का मतलब था बहुत बड़े बड़े क्षेत्र, है ना, यानी कि वो तो राज्य की तरह हो जाते थे। और जो छोटे शहर होते थे उन्हें जनपद, आज भी आपने कभी सुना होगा तो न्यूज़ में कभी कभी किसी शहर के लिए जनपद शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो होते थे यहाँ पर 3 जो है वो पोस्ट हुआ करती थी, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। तो ये जो प्रादेशिक होते थे ये डायरेक्ट राजा के कांटेक्ट में रहते थे, यानी कि इनका उनके साथ संबंध होता था। और इसके बाद जो है ये रज्जुक होते थे, ये आय अधिकारी होते थे। और उसके बाद ये युक्त होते थे जो कि लेखा जोखा रखना, सचिव की तरह काम किया करते थे। इसके बाद नगर प्रशासन भी देखना होता था। तो नगर प्रशासन के लिए न्यायपालिका हुआ करती थी, जो उसके लिए 30 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती थी, और फिर उनकी छोटी छोटी इकाइयाँ होती थी वो देखते थे। यानी कि देखिए एक बड़ा अधिकारी, उसके नीचे छोटे अधिकारी, और फिर उसके नीचे बहुत सारे जो है वो कर्मचारी। इस तरह से इनकी भी जो है पूरे प्रशासन हुआ करता था सब कुछ देखने के लिए। गांव में एक ग्रामीणी हुआ करती थी, जैसे अभी होते हैं ना प्रधान के चुनाव हुए हैं तो प्रधान सब कुछ देखता है, इसी तरह से एक पूरी व्यवस्था होती थी। और वो लोग सारी व्यवस्थाएं वहाँ की देखा करते थे। और उसमें 3 न्याय पुरुष भी हुआ करते थे जो कि वहाँ की व्यवस्था को मतलब वहाँ पर इम्पोर्टेंट होते थे वो। ये जो 3 न्याय प्रमाण पुरुष होते थे ये न्यायपालिका द्वारा मतलब जो कुछ भी इनके आपसी झगड़े वगैरह होते थे उनका निपटारा करने में मदद किया करते थे। बहुत ही सुसंगठित नौकरशाही थी, यानी कि नौकरशाही कहते हैं जहाँ पर कोई पद होता है और उस पद के लिए उन्हें पे किया जाता है। वो राज्य किसी उच्च पद के व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे होते हैं, यानी कि राजा के लिए काम कर रहे हैं, और उनके लिए काम करने के लिए उन्हें पे भी किया जाता है।
और जो विभाग का मुखिया होता है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे विभाग हैं, ये मंत्री, वो मंत्री, कोयला मंत्री, पेट्रोल मंत्री और विदेश मंत्री, गृह मंत्री, इस तरह के, तो ये अलग अलग विभाग होते हैं। तो इनके जो मुखिया होते थे उन्हें महापात्र कहा जाता था। सेना, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। एक समिति होती थी, 6 उप समिति होती थी, वो सारी आप लोगों को याद होंगी। इसी तरह से इनके पास गुप्तचर विभाग होता था। गुप्तचर विभाग की शुरुआत शायद इन्हीं लोगों ने की थी। और ये जो होते थे गुप्तचर विभाग के जो लोग होते थे, यानी कि सामान्य लोगों को बनाया जाता था, है ना। और मतलब कोई अ, समझ भी नहीं पाए कि मतलब एक काम करने वाली लेडी को, कोई पशुपालक है उसको, कोई शिल्प में कार्य करने वाले, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिनको मतलब बहुत ही सामान्य वर्ग के लोगों को वो गुप्तचर बना दिया जाता था। और राजा उनकी सूचनाओं पर भरोसा भी करता था और उससे लाभ भी उठाता था। तो इस तरह से गुप्तचर विभाग था इनके पास। और निम्न वर्ग जो था वो तो जो निम्न वर्ग होता था उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी कि गरीब जो लोग हुआ करते थे, या फिर जैसे कि हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो नीचे वर्ग के लोग माने जाते हैं, तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। और कुछ लोग थे जिन्हें बिल्कुल ही हीन समझा जाता था, उन्हें चांडाल कहा जाता था। उन लोगों से वो काम करवाए जाते थे जिन्हें कोई करना नहीं चाहता, यानी कि कसाई का काम, शमशान घाट की देखभाल करने का काम, है ना, उन्हीं में से जल्लाद बनाए जाते थे। यानी कि इस तरह से वो जो गरीब लोग थे उनको निम्न वर्ग में रखा गया था। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि जो गुप्तचर विभाग होता था उसमें ये लोग सन्यासी जो होते थे, जिन पर कोई शक नहीं कर सकता, उनको मदारी जो खेल दिखाते हैं गली गली में जाकर, उनको, और वेश्याओं, ज्योतिषी और इनको भी जासूस के रूप में काम करने के लिए कह देते थे। और वो लोग इनको जो सूचनाएं ला के देते थे उनको भी ये पूरी तरह से सीरियसली लिया करते थे। तो इस तरह से गुप्तचर विभाग में किसी को भी रख लेते थे। इसी तरह से उस समय ये बहुत सारे काम हुआ करते थे। पशुपालन तो हो ही रहा था, और शिल्पोद्योग और श्रेणियाँ वगैरह आपको याद आ गए होंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में। साहित्य तथा शिक्षा। तक्षशिला एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जो कि आपने देखा पूर्वोत्तर में है। मौर्य शासन में ये बहुत ही ज़्यादा इसका प्रसार हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पर कई भाषाओं को पढ़ाया जाता था। पाली, प्राकृत, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस समय का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला था। और कला तथा भवन निर्माण की बात करें हम, तो मौर्य शासकों ने कला तथा भवन निर्माण कला में अद्भुत योगदान दिया। इन्होंने शाही महल जो थे उन वो बनवाए, अभिलेख लिखवाए, मूर्तियां भी बनवाई गईं। लेकिन इन्होंने जो भवन बनवाए थे वो लकड़ी के बनवाए, जो कि समय के साथ नष्ट हो गए थे। तो अशोक ही पहला सम्राट था जिसने भवन निर्माण के लिए पत्थरों का प्रयोग किया, यानी कि उससे पहले लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। और अशोक ने ही भवन के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया था। और उसने, आपने देखा कि उसने स्तंभ बनवाए थे, और बहुत ही सुंदर सुंदर स्तंभ हैं, और जिनमें आपने देखा कि शिल्पकार ने बहुत ही सुंदर सुंदर जो है वो तराशा गया है उसे। और उन्होंने, आपने देखा है कि जो शेरों की आकृतियों वाला स्तंभ है वो कितना अद्भुत है, और वो इतना ज़्यादा मायने रखता है कि आज की डेट में वो हमारे लिए एक राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। आप देखते हैं हर जगह पर वो मौजूद है। जो भी सरकारी कागज होते हैं वो उसके ऊपर छपा हुआ होता है। मैंने आपको पहले भी वो चित्र दिखाया था। अशोक का धम्म या धर्म। तो अशोक का विश्वास था कि लोग तभी खुश रह सकते हैं जब उनका नैतिक स्तर ऊंचा हो, और सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिकता का होना ज़रूरी है। इसलिए उसने सभी धर्मों से कुछ कुछ उच्च नैतिक सिद्धांतों को लिया, इकट्ठा किया, और उसे धम्म का नाम दिया।
और आपने पढ़ा है कि उसने जो चट्टानें वगैरह थीं उनके ऊपर अभिलेख जो लिखवाए हैं उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें लिखवाई हैं जिसमें कि नैतिक सिद्धांतों की बात की गई है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, साधुओं का सम्मान करना चाहिए। इस तरह की जो बातें लिखी हुई हैं वो इनके धम्म की ही बातें हैं और उनका इन्होंने प्रचार करने के लिए अभिलेखों के रूप में भी लिखवाया। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग को नियुक्त किया था और उसे महामात्य कहा जाता था, यानी कि धम्म महामात्य, क्योंकि वो महामात्य तो औरों को भी कहा जाता था लेकिन जो धम्म के लिए चुने गए थे उसको धम्म महामात्य कहा गया था। और वहाँ पर एक शिलालेख है जिसमें जिसे 13वां शिलालेख कहा गया है। उसमें लिखा है कि मैंने सभी धार्मिक मतों के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किए हैं। वे सभी धर्मों तथा धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे, यानी कि सिर्फ जो लोग बुद्ध धर्म को मान रहे हैं सिर्फ उसके लिए नहीं कहा उन्होंने, सभी धर्मों की देखभाल करेंगे, यानी कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग महामात्य हैं। तो अधिकारी जो थे वो विभिन्न स्थानों पर आते जाते रहते थे और वो इस बात का ध्यान रखते थे कि साधारण जनता जो है और तथा जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सम्राट की नीति का पालन कर रहे हैं या नहीं। और ये बात सिर्फ धम्म के बारे में ही लागू नहीं होती थी, ये हर कार्य के ऊपर लागू होती थी कि उनके अधिकारी समय समय पर जाकर वहाँ की जानकारियाँ लेते थे, हर विभाग के अधिकारी कि कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी। हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना, गुप्त वंश के बारे में जाना, लेकिन इसके बीच में भी कुछ राजा हुए, जैसे कि जो शुंग वंश था, शुंग पुष्यमित्र शुंग था, वो बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का ही राजा था, वो आखिरी राजा था। उसका ये सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसने उसकी हत्या कर दी थी बृहद्रथ की, मौर्य साम्राज्य के राजा आखिरी राजा की हत्या कर दी थी और फिर उसने शासन किया था। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। और ये 38 वर्ष तक इसने शासन किया। इसी तरह से कण्व जो है वो वंश आया, उसके जो राजा थे वो वासुदेव थे और इनका जो शासन काल था वो 50 वर्ष का रहा था। इसी तरह से यूनानी जो थे उनमें से एक मिनांडर बहुत प्रसिद्ध रहा, उसने 160 ईस्वी पूर्व से 140 ईस्वी पूर्व तक पंजाब वाले क्षेत्र में शासन किया था। शक मध्य एशिया से आए थे, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध राजा वो रुद्रदमन था। और जो ब्राह्मण थे वो इन्हें मलेच्छ कहा करते थे, यानी कि जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते थे, दूसरे क्षेत्रों से आए हुए लोग होते थे, उनको ब्राह्मण मलेच्छ कहा करते थे, तो इनको मलेच्छ कहा गया। और रुद्रदमन के बारे में हमने जाना था ना, इन्होंने जलाशय को ठीक भी कराया था। इसी तरह से कुषाण वंश, ये भी मध्य एशिया से आए थे, जिस तरह से शक आए थे मध्य एशिया से, उसी तरह से ये भी कुषाण वंश भी के जो राजा थे वो भी इधर से ही आए थे। और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है, यानी कि शक के बाद ये लोग आए और इन्होंने 40 ईस्वी से 200 ईस्वी तक शासन किया था यहाँ पर। और इन्हीं के बारे में कहा गया था कि इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। और इसके बाद आते हैं कनिष्क, भी राजा हुआ, वो भी कुषाण वंश का ही था, ये सबसे प्रसिद्ध राजा था कुषाण वंश का। और ये अपने आप को एक दैवी राजा बताया करते थे। जो कुषाण वंश के शासक होते थे उन्होंने अपने आप को देवीय शासक बताया था। और इन्होंने कनिष्क ने तो देवपुत्र की उपाधि भी धारण की थी। सबसे पहले सिक्के इन्होंने चलाए थे, इनकी राजधानी पेशावर में थी और यहीं पर महायान का उदय हुआ। महायान क्या है? जो बौद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म में कभी भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी, वो सिर्फ बुद्ध के उपदेशों का पालन किया करते थे। लेकिन ये वो समय था जब ये महायान का युद्ध हुआ, मतलब उदय हुआ। देखिए अब दो शाखाएं बन गई इसकी। जो बुद्ध धर्म था उसकी, जो लोग बिना मूर्ति के पूजा करते थे उन्हें हीनयान कहा गया, और जो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे उसे महायान कहा जाने लगा। और इसी तरह से ये जो था ये शिक्षा और साहित्य का संरक्षक था, यानी कि इसने बढ़ावा दिया साहित्य और शिक्षा को।
इसकी जो दरबार था उसके अंदर ये सभी चरक जो है ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसी तरह से अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन ये सभी इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। खारवेल ये राजा थे और अशोक ने कलिंग को जीता था। उसके बाद क्या हुआ, अशोक की मृत्यु के पश्चात राजा खारवेल ने इसको फिर से जीत लिया और इसको अपने अधिकार में ले लिया था और ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद सातवाहन राजाओं के बारे में भी हमें पता है। इनका साम्राज्य जो गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र है, जिसे आंध्र का क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र में था। और इसके जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा रहे हैं वो रहे हैं ये जो थे हमारे शातकर्णी प्रथम, और दूसरे जो शक्तिशाली राजा रहे हैं वो गौतमीपुत्र शातकर्णी रहे हैं। दक्षिण के जो राज्य थे वो तीसरी शताब्दी में थे और इन्होंने सातवाहनों का पतन कर दिया। और ये जो तीसरे दक्षिण के जो राज्य थे वो महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेर और पांड्य रहे। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसी तरह से गुप्त साम्राज्य, इसके बारे में जो स्रोत कहाँ से मिले, ये मैं ये पुराण जो मिली है हमारी, वेद और पुराण का आपने नाम सुना है ना, ये धर्मशास्त्र ही हैं हमारे, उनसे पता चलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। और धर्मशास्त्र जो हैं उनके बारे में उनसे पता चलता है। स्मृतियों पर आधारित जो किताबें वगैरह लिखी गई हैं उनसे पता चलता है, और कुछ काव्य नाटकों से भी पता चलता है। और गुप्त साम्राज्य में ही चीनी यात्री फायान और इत्सिंग यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो वृत्तांत लिखे हैं उनसे भी पता चलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। और कुछ अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र वगैरह वो मिले हैं, उनसे पता चलता है। इनके सिक्कों से, मोहरों से और इनकी जो भवन है उससे भी जानकारी प्राप्त हुई है। जो गुप्त शासक थे, इनके जो संस्थापक थे, गुप्त शासन के साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद घटोत्कच हुए और इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त जो थे वो सबसे ज़्यादा मतलब ये बहुत प्रसिद्ध थे, इनके जो राजा रहे थे समुद्रगुप्त। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्होंने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। और इनकी जो बेटी थी प्रभावती, उसका विवाह वाकाटक वंश के शासक के साथ हुआ था जिसका नाम था रुद्रसेन। रुद्रसेन का नाम हम पहले भी सुन चुके हैं। इन्होंने झील का जो फिर से जो रिपेयरिंग वगैरह कराई थी, वहाँ पर हमने इनका नाम पढ़ा था। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था उसमें फायान आया था। देखिए हमने पहले भी नाम सुना फायान का, तो ये फायान जो था ये चीनी यात्री था जो यहाँ पर आया था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और फिर गुप्त वंश का जो है पतन हो गया, क्योंकि स्कंदगुप्त इसका जो है अंतिम प्रसिद्ध राजा था। ऐसा नहीं है कि ये अंतिम था, अंतिम प्रसिद्ध राजा था। यानी इसके बाद और भी हुए, जैसे कि हम मौर्य काल के बारे में कहते हैं अशोक जो था वो अंतिम प्रसिद्ध राजा था। उसके बाद भी 3 हुए, लेकिन हमें उसके नाम हम आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं, यानी कि वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं रहे। इसी तरह से स्कंदगुप्त के बाद के जो राजा थे वो कमज़ोर होते चले गए। तो इसके बाद जो है इन्होंने, स्कंदगुप्त ने 455 से लेकर 466 तक यहाँ पर किया और धीरे धीरे करके दूसरे राज्य जो है वो बढ़ते चले गए होंगे और इनका धीरे धीरे करके पतन हो गया। और 6ठी शताब्दी के मध्य तक ये बिल्कुल गुप्त साम्राज्य समाप्त हो चुका था। गुप्त वंश के बारे में फायान और ह्यूंगसांग ने लिखा है, अपने जो वृतांत लिखे हैं उसमें उन्होंने बताया है कि गुप्त काल की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें 4 वर्ण थे। 4 वर्ण आप जानते हैं। सबसे ऊंचा वर्ण माना जाता है ब्राह्मण, और उसके बाद क्षत्रिय, फिर तीसरे नंबर पे आता है वैश्य, और चौथा वर्ण है शूद्र। तो शूद्र जो होता है सबसे निम्न वर्ग माना जाता था और उसको कोई अधिकार नहीं थे, वो सिर्फ ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने के लिए ही माना जाता था। इसी तरह से उन्होंने 4 आश्रम के बारे में भी लिखा है। तो ब्रह्मचर्य,
जो कि 1 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक की जो आयु तक का होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। और उसके बाद 25 से 50 वर्ष का जो काल होता है किसी व्यक्ति के जीवन में, वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है, यानी कि उस समय में व्यक्ति को अपनी घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है तीसरा, जिसमें कि ईश्वर के लिए मतलब पूजा पाठ करना चाहिए। और उसके बाद जो है मतलब 50 से 75 वाला जो होता है, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। चौथा वाला जो वो 50 से 75 का होता है, तीसरा वाला, जिसमें इंसान को सिर्फ ईश्वर का नाम लेना चाहिए, भगवान का मतलब पूजा करनी चाहिए। चौथा है वो 75 से 100 वर्ष के लोगों के लिए होता है, जिसे वानप्रस्थ कहते हैं, यानी कि वो ना जंगल में चले जाना चाहिए घर छोड़ के। इसके अलावा आते हैं चांडाल। चांडाल उन लोगों को कहा जाता था, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जो दुष्ट लोग कहे जाते थे। वो लोग हालांकि दुष्ट होते थे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं होता था, उनसे वही काम करवाए जाते थे जो कोई नहीं करना चाहता था। उन्हें गांव में रहने भी नहीं दिया जाता था, और गांव से बाहर ही उनको रखा जाता था, और उनसे वही काम करवाए जाते थे, चमड़े का काम करवाना, जल्लाद का काम करवाना, है ना। और मतलब ऐसे काम जो कि गंदे माने जाते थे। दास प्रथा उस समय भी थी, और लेकिन ऐसा नहीं था कि दास प्रथा बहुत कठोर थी। दास प्रथा में ये था कि व्यक्ति कभी स्वतंत्र भी हो सकता था, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता था। बहुविवाह प्रथा थी, और जो उच्च वर्ग के लोग होते थे या राजा वगैरह होते थे, उनमें सती प्रथा, यानी कि शाही परिवारों में सती प्रथा भी पनप रही थी। तो इस तरह से ये सामाजिक स्थिति के बारे में फायान और सुयांग ने ह्यूम-त्सांग ने लिखा है। और इस चैप्टर के बारे में आपको मैंने सारी मुख्य बातें बता दी हैं, और कुछ कुछ चीज़ों को रिवाइज भी कर दिया है। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जबकि पूरा पाठ अब समाप्त हो चुका है, आपकी समझ में आ चुका है, तो मैं चाहूँगी कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दें। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर पूछें। मैंने देखा है 1-2 चीज़ छूट गई है। अब देखती हूँ कि आपने उसे नोटिस किया है या नहीं।